60 hours to glory. मैं इस वक्त मौजूद हूं असेंबली पॉइंट पे, जिसको हम ग्राउंड जीरो भी कहते हैं। यहां से आगे का सफर बहुत मुश्किल है। इस वक्त इस स्टेज में टीमें मेरे पीछे असेंबल हो रही हैं और यहां पर इनका पहला इम्तिहान, पहला मरहला है, और वो है इनिशियल किट इंस्पेक्शन। हर टीम में से रैंडमली 3 मेंबरान को सिलेक्ट किया गया है और उसका हो रहा है सिग्नल्स कम्युनिकेशन टेस्ट। ये वो कदम है कि अगर सही नहीं लिया गया तो मंजिल खो जाएगी। हर टीम लीडर को दुश्मन के इलाके का नक्शा और अहकामात जारी कर दिए गए हैं। अब हर टीम को ज़हनी आजमाइश के लिए, जिस्मानी आजमाइश के लिए दुश्मन के इलाके का बाकायदगी से मॉडल तैयार करना है। So every minute in 60 hours to glory matters. इस वक्त मरहला है मैपिंग और मॉडलिंग का। पूरी तैयारी नजर आ जाती है ना, पूरी प्लानिंग यहां से ही शुरू होता है, पूरे का पूरा सिलसिला आगे के सफर का। ये है नाइट नेविगेशन और इन्फिल्ट्रेशन, यानी कि रात की तारीकी के अंदर, इस जंगल के अंदर, दुश्मन के इलाके में 20 से 22 किलोमीटर अंदर जाना है। ये मिशन स्टेटमेंट है अब हमारी टीमों का। टीमें तैयार हो रही हैं। रात के अंधेरे में जब हम अपना इन्फिल्ट्रेशन जारी रख रहे थे, एक दुश्मन की पोस्ट से हमारी तरफ फायर आया। Area is cleared. Alpha, move. 60 hours to glory. 60 hours to glory. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फखरे आलम और आप सबको खुशामदीद कहता हूं ऑन 60 hours to glory, पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा रियलिटी शो जो मबनी है 4th इंटरनेशनल पाकिस्तान आर्मी टीम स्पिरिट मुकाबलों पर। दोस्तों, पहला मरहला पूरा करते हुए अब हम आगे जाएंगे, लेकिन सबसे पहले हमें यह देखना है कि पहले मरहले के अंदर, यानी कि जो असेंबली एरिया में दिए गए टास्क थे, उसमें किस टीम ने कितना जोर लगाया, कौन सी टीम आगे है, कौन सी टीम पीछे है, टीमों के स्कोर चेक करेंगे और इन सारी चीजों के ऊपर बात करेंगे हमारे खास मेहमान, बल्कि मेरे को मेजबान ब्रिगेडियर फरहान के साथ। ब्रिगेडियर फरहान, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम। दिलों को थाम के रखिए क्योंकि वक्त आ गया है कि पता चले कि किस टीम को क्या स्कोर मिला है। उससे पहले आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं क्योंकि आप लोगों के जो पैगामात हैं अपनी टीम के सपोर्ट के लिए, वो हम तक पहुंच रहे हैं। और अब जो मरहला है यानी कि स्कोर्स का, वो आप सब के लिए, हम सब के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो जनाब, असेंबली एरिया के अंदर जो पहला टास्क दिया गया था हर टीम को, जिस पे हर टीम ने भरपूर जोर लगाया, वो था इनिशियल किट इंस्पेक्शन। आइए देखते हैं किस टीम ने क्या किया। किट इंस्पेक्शन में हमें कई पेनल्टीज का सामना करना पड़ा, जैसा कि स्नेक बाइट किट, डी रिंग और ब्लू दरी। ऑल्दो वी वर कैरिंग दोज आइटम्स बट जजेस वर नॉट सेटिस्फाइड विद द पैटर्न। रिक्वायरमेंट पूरी करें, बेशक ऑर्डर पैटर्न ना हो, ये जो सर वही रिक्वायरमेंट पूरी करता है। सारे टीम के पास आपके पास कपड़ा लेके आएगा, बनवाए तो बाकी चीजें बनवा लेते ना।
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मरहला है। उसकी वजह यह है कि इन्होंने फैसला करना है कि उन्होंने अपनी किट में लेकर क्या जाना है। ये सब कुछ यहां पर डिसाइड होगा और इस चीज के मार्क्स भी मिलेंगे। अगर इनकी किट सही तरीके से पाक नहीं है तो जजेस इनके मार्क्स डिडक्ट करेंगे। सो इट स्टार्ट्स फ्रॉम हियर एंड द जर्नी ऑनवर्ड्स इज अबाउट द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। राइट दोस्तों, तो आपने देखा ये था इनिशियल किट इंस्पेक्शन। एम्पायर्स का कहना ये है कि तकरीबन तमाम टीमों ने पूरे नंबर हासिल किए सवाए भावलपुर थंडर्स के। ना भावलपुर थंडर्स के कुछ या तो आइटम मिसिंग थे या कुछ ऑर्डर जो था वो पैटर्न जो था उनका ऑफ था। ये क्या वजह है ब्रिगेडियर फरहान के इनके नंबर कटे हैं? हिदायत के मुताबिक तमाम टीम मेंबर्स तमाम टीमों के उनके पास 62 किट आइटम्स हर वक्त कंप्लीट होने चाहिए एक खास मयार के मुताबिक। अगर उनका मयार या नंबर कम हो तो नंबर काट लिए जाते हैं। भावलपुर थंडर्स के साथ यही हुआ, वो सही मयार की और सही मिकदार में किट आइटम्स पूरी नहीं कर सके, इसलिए उनके नंबर कट गए। Right, there's a little bit of disappointment for the fans of Bhavalpur Thunders, but this is the game. ये वक्त है बेस्ट ऑफ द बेस्ट का आउट परफॉर्म करने का और गलती की गुंजाइश वाज़े तौर पे बिल्कुल भी नहीं है। आप तीनों अपीयर होंगे सिंगल टेस्ट में। टीम कैप्टन, you can take your team outside and wait. Right. Move to link controller. ठीक है, ये मैसेज आपने पास करना है 5 को। तो आप कैसे मैसेज पास करें? Control for 30 control. 30 control for control. Message copy. The rest of the team can move outside and wait. Can you come up to the big team? So it's a two-list channel. أقل الفولتية تبعيته عن 21 فولت. Jordan Army के अंदर ये चेक very high, very high. في تكون जब हम सिग्नल कम्युनिकेशन टेस्ट पर पहुंचे तो वहां जाकर मैंने अपने पेट्रोल को डिप्लॉय करवाया। डिप्लॉय करवाने के बाद एम्पायर्स आए, उन्होंने 3 रैंडम इंडिविजुअल्स को चूज़ किया और अपने साथ ले गए। इस्तेमाल करते हुए आप अपनी बातचीत करेंगे, रेडियो की फॉरवर्ड रखेंगे। इसके अलावा सर इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? इसकी फ्रीक्वेंसी है सर। जब मेरी टीम टेस्ट देकर वापस आई तो मुझे उनके फेस से अंदाज़ा हो गया कि उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। उनकी मोटिवेशन लेवल और ही हो गया। उसके बाद मैंने अपनी टीम को बाकी टेस्टों के लिए और मोटिवेट किया ताकि हम आगे भी अच्छा परफॉर्म कर सकें। राइट दोस्तों, आप लोगों ने देखा सिग्नल कम्युनिकेशन। एम्पायर्स का कहना यह है कि मुल्तान चार्जिंग बुल्स नंबर 1 पोजीशन पे आए हैं। सबसे ज्यादा उन्होंने पॉइंट स्कोर किए हैं। कराची के फैंस के लिए थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट, क्योंकि कराची की टीम जिंदा दिल जो है वो 7वें नंबर पे आई है। जॉर्डन की टीम ने भी बड़ा जबरदस्त परफॉर्म किया है प्रैक्टिकल और थियोरेटिकल दोनों के अंदर। बात करते हैं ब्रिगेडियर फरहान से। ब्रिगेडियर फरहान ने ये क्या हुआ है कराची जिंदा दिल के साथ? जो सिग्नल कम्युनिकेशन टेस्ट है इसके 2 हिस्से हैं, एक प्रैक्टिकल एक थ्योरी। प्रैक्टिकल के 30 मार्क्स हैं और थ्योरी के 20 मार्क्स हैं। जो कराची जिंदा दिलान है उनकी टीम में वॉइस प्रोसीजर में थोड़ी कमजोरी पाई गई, जिसकी वजह से उनके मार्क्स कटे। ब्रिगेडियर फरहान, बड़ा जबरदस्त पॉइंट आपने ये बताया हमें कि रैंडमली सेलेक्ट हो जाते हैं, यानी कि टीम में से कोई भी 3 लड़के जो हैं वो चुनेंगे जजेस और उनको लेकर ये एग्जाम दे देंगे। यानी गोया सबकी ट्रेनिंग जो है वो बिल्कुल बराबर की होनी चाहिए। प्रेमिस ये है कि सबकी एक जैसी ट्रेनिंग होगी
ताकि उन 3 पे बाकियों का रिजल्ट भी उसी तरह गिना जाएगा। ओवरऑल इट विल बी टीम रिजल्ट। राइट। और लेकिन यहाँ पर कराची के फैंस के लिए थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट वाज़े तौर पे है। उसकी वजह मुझे लगता है कि वो जो उनको सेटबैक हुआ है बिल्कुल स्टार्ट में, कि उनके कप्तान जो थे वो कोविड पॉजिटिव हो गए और उनको आइसोलेशन में भेजना पड़ गया, और उनके रिजर्व कप्तान जो हैं वो अब टीम के अंदर आए। आई थिंक दैट इज टेकिंग इट्स टॉल। देखा ये जा रहा है कि थोड़ा सा रीएडजस्टमेंट में उन्हें प्रॉब्लम फेस हो रही है। दोस्तों, एक टीम की होशियारी और तैयारी दूसरी टीम पे पड़ जाती है भारी, और मुकाबले जो हैं वो रवा दमा है, मुकाबले हैं जारी। अगले टास्क की तरफ चलते हैं। नाउ जनरली आप और मैं जब हथियार का लफ्ज़ सुनते हैं, वेपन का सोचते हैं, तो हमें एक पिस्तौल या एक मशीन गन इस तरह के आइडियाज़ आते हैं। लेकिन ये जो अगला टास्क है, कहने में, देखने में, सुनने में लगता तो ये बड़ा सिंपल है, मगर यहाँ पे महारत चाहिए होती है, क्योंकि जब आप दुश्मन के इलाके में जाते हैं तो आपको दुश्मन के वेपन्स के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। इस टेस्ट में मेरी टीम के 3 रैंडम इंडिविजुअल्स चूज़ किए गए। उन 3 रैंडम इंडिविजुअल्स ने टेस्ट दिया, हम लोग वहीं पे टीम के साथ मौजूद थे। एलईडी पर वो स्लाइड्स चल रही थी, तो उनको देखकर मुझे अंदाज़ा हो गया था कि मेरी टीम बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, क्योंकि मैंने अपनी टीम की प्रिपरेशन उन्हीं लाइन्स पे की थी जो वारसा वेपन्स के हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेररिस्ट वेपन में दहशतगर्दों के पास इस्तेमाल होने वाले हथियारों की शनाख्त कराई जाती है। अंपायर्स की तरफ से रैंडमली सिलेक्शन की वजह से मेरे टीम मेंबर्स बेहतर परफॉर्म नहीं कर सके। इंशाल्लाह ताला मुझे यकीन है कि आने वाले टेस्ट में मेरी टीम इससे अच्छा परफॉर्म करेगी। राइट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेपन्स। आप देख रहे हैं पाकिस्तान आर्मी टीम स्पिरिट्स के मुकाबले, और ये है 60 आवर्स टू ग्लोरी, और ये था हमारा वेपन्स आइडेंटिफिकेशन का सेक्शन। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, एम्पायर्स ने कहा कि उज़्बेकिस्तान की टीम ने बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म किया, बहुत अच्छा, दोनों थियोरेटिकल भी और प्रैक्टिकल भी। मुल्तान चार्जिंग बुल्स भी बड़े ज़बरदस्त पोजीशन के अंदर है। लाहौर की टीम से थोड़ी सी गलतियां यहाँ पर हुई हैं, और ज़्यादा मेरे ख्याल है प्रेशर आ जाएगा जो आप शुरू की स्टेज में गलतियां करेंगे, आगे नंबर्स आपको पूरे करने पड़ेंगे। अभी इस सूरत हाल को आप देखते हैं, क्या कहते हैं? इस टेस्ट में मेन चीज़ जो चेक की जाती है वो है नॉलेज ऑफ वेपन्स एंड इक्विपमेंट जो कि दुश्मन इस्तेमाल कर रहा होगा। अगर कोई भी टीम नॉलेज में लैग करेगी या कमज़ोर होगी तो वो आइडेंटिफाई नहीं कर सकेगी क्लोज टारगेट रिकॉनेसेंस में, और जब वो अपनी रिपोर्ट बना के सबमिट करेगी जो उसका मिशन है तो वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगी। तो ये क्लोज रिकॉनेसेंस का वेपन्स आइडेंटिफिकेशन के साथ असल में क्या ताल्लुक बनता है? देखिए, आप टारगेट एरिया में गए, वहाँ आपने जाके देखा कि दुश्मन किस स्टेट ऑफ प्रिपेयर्डनेस में है या किस तरह डिप्लॉयड है, वो आके अपने पीछे बताना, जाके सब्सिक्वेंट मिशन जो आना है उस टारगेट का हदफ को तबाह और बर्बाद करने के लिए, उसके लिए फोर्स की तरतीब उस तरह दी जाएगी। तो
आप दूर से खामोशी से जासूसी कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कि अगले के पास क्लैशनकोफ है या उसके पास रॉकेट लॉन्चर्स हैं, वहां पर ये किस किस्म के किस नौयत के वेपन्स मौजूद हैं और कहाँ लगे हुए हैं, और फिर वो रिपोर्ट पीछे जाएगी ताकि उसके मुताबिक अटैक जो है वो आ सके। और ये था पर्पस इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज का, इस पर्टिकुलर टेस्ट का। एनीवे, दिस इज गेटिंग इंटरेस्टिंग। लेकिन अगर वो पहचान ही नहीं पाएगा तो वो रिपोर्ट क्या बनाएगा कि मैंने क्या देखा वहां पे? पहचानना बहुत जरूरी है, यानी कि दुश्मन के हथियारों को पहचानना, उनको सही तरीके से आइडेंटिफाई करना, वो कहाँ पे नस्ब हैं, वो रिपोर्ट तैयार करना और पीछे तक पहुंचाना ताकि फिर दुश्मन पे उसके मुताबिक हमला किया जा सके। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड दिस इज द रोड टू 60 आवर्स टू ग्लोरी। मैं हूं फखरे आलम, लेते हैं एक छोटा सा वक्फा, मगर वक्फे के बाद आगे है एक और भी मुश्किल मरहला। मरहले बढ़ते जा रहे हैं, पॉइंट्स आते जा रहे हैं, टीमें आगे पीछे हो रही हैं, मुकाबला सख्त है और मरहले अभी बहुत सारे बाकी हैं। पूरे के पूरे ग्रुप की एक जैसी ट्रेनिंग बहुत जरूरी है और एक जैसी महारत होना बहुत जरूरी है। वो एज दे से द स्ट्रेंथ ऑफ द चेन इज डिफाइंड बाय द वीकेस्ट लिंक ऑफ द चेन। बिल्कुल ऐसे ही है। अगर एक बंदा कमजोर है तो टीम पूरी कमजोर गिनी जाए। 60 hours to glory. 60 hours to glory. Welcome back from the break. मैं हूं फखरे आलम, ये है 60 hours to glory, पाकिस्तान का सबसे बड़ा रियलिटी शो जो मबनी है 4th इंटरनेशनल पाकिस्तान आर्मी टीम स्पिरिट के मुकाबले पे। मरहले बढ़ते जा रहे हैं, पॉइंट्स आते जा रहे हैं, टीमें आगे पीछे हो रही हैं, मुकाबला सख्त है और मरहले अभी बहुत सारे बाकी हैं। और उसके साथ साथ ही ब्रिगेडियर फरहान अगला मरहला आ चुका है और ये अगला मरहला जो है ये सिर्फ मरहला हमारे कंटेस्टेंट्स के लिए नहीं है, पार्टिसिपेटिंग टीम्स के लिए नहीं है, ये मेरे लिए भी एक बहुत बड़ा मसला है क्योंकि इस मरहले का जो नाम है वो मेरा एक अलग से इम्तिहान है और ये मरहला है केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल, न्यूक्लियर इक्विपमेंट का। इसमें सबसे पहले गैस का अटैक होता है या बायोलॉजिकल अटैक होता है या रेडियोलॉजिकल अटैक या न्यूक्लियर अटैक होता है, तो उस इन्वायरमेंट में हमने कैसे जाना है, कौन सा इक्विपमेंट यूज़ करना है, उस इक्विपमेंट की क्या पहचान है, कैसे कैसे उसको पहना जाता है, कितने टाइम में पहना जाता है और उसकी क्या ड्रिल एंड प्रोसीजर हैं, इनका टेस्ट लिया गया। अब तक जो 3 टेस्ट हमारे हो चुके थे, एक में तो हमारे 100% मार्क्स थे, बट बाकी 2 जो टेस्ट थे उनमें हमारी परफॉर्मेंस कोई खातिर ख्वाह नहीं थी, तो टीम थोड़ी सी डीमोटिवेट थी। तो जब हम वापस अपने मार्शलिंग एरिया में आए तो मैंने उन्हें मोटिवेट किया कि ये तो अभी स्टार्ट है कंपटीशन का, हमारे अभी इसके अलावा भी 22 इवेंट्स बाकी हैं, तो हमें उनमें मेहनत करनी है और कंपटीशन में रहना है। If there was a chemical attack, then it would activate. You put something in it and we test it. See the biological germs. Please sit down. You may sit down over here. You may sit over here. Substrate is produced to patlaması con plus this. ये टेस्ट दुश्मन के हमारे किमी हमले के ख़िलाफ़ किया जाता है। इस टेस्ट के लिए हमें बुलाया गया, मेरी टीम वहाँ गई, टीम को डिप्लॉय कराया गया। एम्पायर ने 3 वॉलंटियर्स मांगे जिसके लिए मैंने अपने हाथ खुद खड़ा किया। टीम ने उन्हीं 3 वॉलंटियर्स को अपने साथ अंदर बुला लिया। प्रैक्टिकल वाला कौन है सर? मुझे सब्जेक्टिव के लिए चूज़ किया गया। मैंने अपना सब्जेक्टिव रिटन टेस्ट कंप्लीट किया। कंप्लीट करने के बाद एम्पायर को वो टेस्ट सबमिट करवाया और मैं वहाँ पे खड़ा ये दुआ कर रहा था कि मेरी टीम का ऑब्जेक्टिव टेस्ट भी अच्छा हो जाए। जिस इंडिविजुअल ने ऑब्जेक्टिव टेस्ट दिया था, ही वॉज लुकिंग एट मी विद अ स्माइली फेस, जिससे मुझे इस बात का अंदाज़ा हो गया कि उसको ये पेपर आता है। हाय दोस्तों, बुनियादी तौर पे ये जो केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल, न्यूक्लियर थ्रेट्स होती हैं उसके खिलाफ जो इक्विपमेंट इस्तेमाल किया जाता है उसके हवाले से इम्तिहान था। इसके बारे में ज़रा और बताएं कि ये इतना मुश्किल क्यों है? एब्सोल्युटली फ़खर, ये टेस्ट भी 2 हिस्सों पे मुश्तमिल है। पहला हिस्सा थ्योरी, दूसरा प्रैक्टिकल।
और ये भी रैंडम सिलेक्शन पे कंडक्ट किया जाता है। इसमें अगेन 3 मेंबर सेलेक्ट किए जाते हैं और उनसे फिर दोनों टेस्ट लिए जाते हैं। लेकिन यहाँ मैं एक और बात कहूँगा, पूरे के पूरे ग्रुप की एक जैसी ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है और एक जैसी महारत होना बहुत ज़रूरी है। वो एज दे से द स्ट्रेंथ ऑफ द चेन इज डिफाइंड बाय द वीकेस्ट लिंक ऑफ द चेन। बिल्कुल ऐसे ही है। अगर एक बंदा कमज़ोर है तो टीम पूरी कमज़ोर गिनी चाहिए। अच्छा ब्रिगेडियर फरहान, आप देख रहे हैं कि जो रिजल्ट्स आए हैं इस टेस्ट के वो बड़े इंटरेस्टिंग है। एक तो जॉर्डन की टीम ने बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है इसके अंदर, प्रैक्टिकल में भी थियोरेटिकल के अंदर जो भी हम देख रहे थे वहाँ पर बड़ी अच्छी उनकी जजिंग हुई है सारी की सारी। लेकिन गुजरांवाला सरफरोश की टीम जो है उनके नंबर कटे हैं, क्या वजह थी? मुल्तान ऑफ कोर्स डूइंग रियली वेल वन मोर टाइम अगेन, तो फिर पहली पोजीशन के अंदर आए, बड़ा मोमेंटम उन्होंने जो है वो हासिल कर लिया, मगर गुजरांवाला सरफरोश का क्या हुआ? इसमें पूरी टीम का एक यूनिफॉर्म अच्छा मयार बैकग्राउंड नॉलेज का बहुत ज़रूरी है। अगर सारी टीम का एक जैसा मयार ना हो और एक आध भी वीक बंदा बीच में सिलेक्ट हो जाए तो फिर वो अच्छे नंबर नहीं हासिल कर पाएंगे और उनकी पोजीशन है वो सफ़र करेगी। यही शायद इनके साथ हुआ है, ये अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके क्योंकि तमाम लोगों का लेवल ऑफ नॉलेज एक जैसा नहीं था। तो अगेन ये फिर उसी बात पे जाती है कहानी जो हम पहले डिस्कस कर रहे थे कि पूरी टीम की ट्रेनिंग बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। एब्सोल्युटली, क्योंकि वो अगेन रैंडम सिलेक्शन है, किसी से भी इम्तिहान लिया जा सकता है और बड़ी टीम नहीं है, 8 बंदे। ये वो वाला काम नहीं हो सकता दोस्तों के यार ये वाला हिस्सा मैं याद कर लेता हूँ, ये वाला हिस्सा ब्रिगेडियर फरहान आप याद कर लें, ये वाला इसका जवाब मैं दूंगा, इसका जवाब आप देंगे, ऐसा नहीं है। वो तो किसी को भी बुला सकते हैं और किसी से भी पूछा जा सकता है। जज्बों का सफर एक के बाद एक संगे मील तय करता हुआ असली मैदान जंग की तरफ रवां दवा है। वाज़े तौर पे आप सब देख सकते हैं कि 60 आवर्स टू ग्लोरी में गलती की गुंजाइश बिल्कुल नहीं है। यहां पड़ा गलत कदम, वहां गए आपके बहुत सारे पॉइंट्स। अभी हमने देखा कुछ सरप्राइजेस भी हुए, कुछ टीमें जो बहुत जबरदस्त लग रही थी उनके कुछ नंबर भी कटे। अब चलते हैं हमारे अगले मरहले की तरफ। ये आखिरी मरहला है असेंबली एरिया का और इस मरहले को कहते हैं वर्बल ऑर्डर्स। के इलाके में मौजूद खला से नफूज करो और कमीन गाह में जाकर कार्रवाइयों का आगाज करो इंशाअल्लाह। في حال كشف قاعدة الدوريات والانسحاب باتجاه قاعدة الدوريات البديلة. حدوث رماية مدفعية. صار علينا رماية مدفعية، أول إجراء بدك تسويه رقيب الأسلحة، توزيع أقواس المسؤولية. रावलपिंडी पासवान और टर्किश टीम की परफॉर्मेंस इसलिए अच्छी थी कि उनके वर्बल ऑर्डर्स बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर्ड थे। वर्बल ऑर्डर्स तो बेसिकली प्लानिंग पैरामीटर्स होते हैं जिसके ऊपर सारा कंडक्ट बेस करता है। Doğusunda bulunan bu bölgedir. Buraya geldiğimizde Nihat Asubay'ın kolu çöktüreceksin. Kolon sayısını almayı mütakip. जहाँ तक कराची की बात है तो वो अपने टाइम से वो शूट कर गए थे और कोई बात नहीं थी। प्लस माइनस लाइक 19-20 के डिफरेंस से तमाम टीम्स की प्रिपरेशन एक जैसी होती है। ये तो उस टाइम एंड पॉइंट की बात है कि वो कोई टीम डिलीवर कर पाती है और कोई नहीं कर पाती। दोस्तों आपने देखा वर्बल ऑर्डर्स का ये मरहला था। बड़े ही शानदार जानदार मॉडल्स बनाए, इतने कम वक्त के अंदर
इतने डिटेल्ड मॉडल्स बनाना, नक्शे खींचना और फिर उसके ऊपर ऑर्डर्स देना, बेहतरीन काम किया। रावलपिंडी पासवान के कप्तान इब्राहिम की बड़ी ही अच्छी परफॉर्मेंस थी, बड़े ज़बरदस्त वर्बल ऑर्डर्स उन्होंने दिए। वाज़े तौर पे नज़र आ रहा था कि बड़ी शानदार जानदार तैयारी करके आए हैं। टर्की की टीम ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया इसके अंदर, उनका मॉडल भी बड़ा अच्छा था, वर्बल ऑर्डर्स भी बहुत अच्छे थे। लेकिन बदकिस्मती से कराची के फैंस के लिए थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट। कराची जिंदा दिल के कैप्टन लेफ्टिनेंट अहमद जो थे वो वक्त के अंदर अंदर ये ख़त्म नहीं कर सके अपनी वर्बल ऑर्डर्स को, और उसकी वाज़े तौर पे पेनल्टीज पड़ेंगी। और लग रहा है कि क्योंकि कराची को जो सेटबैक हुआ है, उनके कैप्टन अरसलान कोविड होके अब आइसोलेशन में मौजूद हैं, उसका थोड़ा बहुत जो है मामला वो गड़बड़ लग रहा है। ये ज़रा इनके पॉइंट्स का ज़रा सिस्टम बताइए कि किन बेसिस पे पॉइंट्स दिए जाते हैं। फ़खर, अगर आपको याद हो, आपने मेरे से एक सवाल किया था कि टीम में सबसे अहम बंदा कौन सा है। मैंने आपको कहा था कि टीम लीडर। जी। जिस टीम का लीडर तगड़ा होगा, जिसकी फैकल्टीज़, प्लानिंग फैकल्टीज़ बेहतर होंगी, वो फ़र्क डाल जाएगी। एग्जैक्टली अब वो चीज़ें सामने आ रही हैं एक एक करके। इन्होंने सब कुछ अच्छा किया। इस स्टेज पे एक टीम जो है वो मैनेज नहीं कर सकी, टाइम कंप्रेस्ड एनवायरनमेंट में अपने आप को परफॉर्म कराती, जिसकी वजह से उन्होंने ओवरऑल एज अ टीम सफ़र किया है अपने पॉइंट्स में। हाँ, टाइम के अंदर टास्क पूरा करना तो बड़ा ज़रूरी होता है। जो रूल्स हैं वो तो रूल्स हैं, रूल्स के अंदर तो कोई भी नरमी नहीं की जा सकती। कमांडर सही तरह प्लान कर ले और समझा पाए तो वो टीम फ़र्क डाल जाती है, काम कर जाती है। अच्छा सर, ये बताएं कि जो मॉडल है, मॉडल का कितना हिस्सा नंबर्स होते हैं, कितना परसेंटेज होती है मॉडल की? मॉडल मुझे तो कुछ बड़े अच्छे मॉडल इज अ एड, ओके, प्रेजेंटेशन एड, राइट। तो आप चीज़ समझाने के लिए, बेहतर समझाने के लिए एड्स का सहारा लेते हैं। जितनी अच्छी होगी, जितनी बेहतर आम फहम होगी, उतना ही ज़्यादा बेहतर तरीके से काम समझ आएगा तमाम टीम को। बिल्कुल जी, उतना ही बेहतर तरीके से हमें स्कोर भी समझ आएगा अगर हम पूरा मुश्तरका स्कोर देख लें असेंबली एरिया का। तो चलते हैं लेफ्टिनेंट कर्नल उमैर बंगिश की तरफ। इट्स ओवर टू यू। असेंबली एरिया के 5 टेस्ट मुकम्मल हो चुके हैं और इस वक्त नताइज हमारे पास हैं। अगर हम पॉइंट्स टेबल की जानिब देखें तो मुल्तान चार्जिंग बुल्स जो कि 5 में से 4 कॉम्पिटिशन्स में पहले नंबर पर आई है और ओवरऑल पॉइंट्स टेबल में भी पहले नंबर पर है, जबकि मंगला ज़िलज़ाल जो कि दूसरे नंबर पर आई है। और अगर हम बैनुल अक़वामी टीमों की जानिब देखें तो इनमें जॉर्डन की टीम पहले नंबर पर है और टीम टर्की दूसरे नंबर पर है। अगर हम उन टीमों की जानिब देखें जो कदरे बेहतर कारकर्दगी नहीं दिखा सकी, उनमें गुजरावाला सरफरोश जो कि सेकंड लास्ट है और कराची जिंदा दिल जो कि आखिरी नंबर पर पॉइंट्स टेबल पर इस वक्त फ्लोट कर रही है। ये थे असेंबली एरिया के नताइज जो कि पहला मरहला था। पॉइंट्स टेबल पर कुछ टीमें ऊपर हैं जो कि नीचे भी आ सकती हैं, जबकि कुछ टीमें नीचे हैं जो कि ऊपर भी जा सकती हैं। हिम्मत नहीं हारनी, तुम खेल वही खेलो, अंदाज बदल डालो, अगर चाहते हो मंजिल तो परवाज बदल डालो। मैं हूं लेफ्टिनेंट कर्नल उमैर बंगिश। मिलते हैं अगली एपिसोड में। देखते रहिए 60 आवर्स टू ग्लोरी। स्क्रीन पे आए हुए सवाल का सही जवाब दीजिए हमारी वेबसाइट पर जाकर, और आइए काकुल जहां पे आपका इंतजार कर रही है पैराग्लाइडिंग, पैरासेलिंग, मोटराइज्ड ग्लाइडिंग, इसके अलावा बहुत सारे और एडवेंचर्स, सुपर फैन कॉन्टेस्ट। देखते रहिए 60 आवर्स टू ग्लोरी और जीतें शानदार ट्रिप। Keep watching 60 hours to glory. 60 hours to glory. Thank you Lieutenant Colonel उमैर बंगिश। और दोस्तों ये थे स्कोर्स। वेल डन मुल्तान चार्जिंग बुल्स, बेहतरीन परफॉर्मेंस। टीम जॉर्डन बेहतरीन परफॉर्मेंस, मगर वाज़े तौर पे भावलपुर थंडर्स और गुजरांवाला सरफरोश अब हैं अंडर प्रेशर, क्योंकि जो पॉइंट्स इन्होंने यहाँ पे लूज किए हैं उनकी अब पूरी कोशिश होगी कि आने वाले मरहलों में वो गेन करें वो तमाम पॉइंट्स। बहुत मुकाबला इंटरेस्टिंग होने वाला है जो ये आगे चलेगा। याद रहे कि यहाँ पे असेंबली एरिया का मिशन मुकम्मल, इम्तिहानात मुकम्मल, पॉइंट्स आपके सामने। अपनी टीमों को सपोर्ट कीजिए हमारे सोशल मीडिया के लिंक्स के थ्रू। अपने कमेंट्स, अपने पैगामात अपनी टीम्स के फेवर में हमें भेजते रहिए, उनको फॉलो करते रहिए, उनकी प्रोग्रेस को फॉलो करते रहिए। लेकिन याद रहे कि जब हम आएंगे अगले एपिसोड में तो उतरेंगे हम असल मैदान के अंदर। ये मश्क नहीं है, ये जंग की कैफियत है।
मैं हूं फखरे आलम और ये है 60 आवर्स टू ग्लोरी। मुलाकात होती है अगले एपिसोड में। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। असेंबली एरिया में होने वाले तमाम इवेंट्स की परफॉर्मेंस से हम एज अ टीम काफ़ी मुतमईन हैं और कॉन्फिडेंट होकर अगले इवेंट्स की तरफ बढ़ रहे हैं। बहरहाल एक इवेंट जो कि टेररिस्ट की वेपन्स की आइडेंटिफिकेशन था, उसमें हम मज़ीद बेहतर परफॉर्म कर सकते थे। रिज़ल्ट पता चलने के बाद जो मेरे ख्याल में गलतियां हमसे हुई हैं रिटन टेस्ट में, इसके अलावा प्रैक्टिकल टेस्ट में जो वॉइस प्रोसीजर था उसके सीक्वेंस में इनसे थोड़ी सी चेंजिंग हुई है और इस वजह से प्रैक्टिकल में भी हमारे मार्क्स थोड़े डिडक्ट हुए हैं। ज़बानी अहकामात मैंने अपनी टीम को बहुत बेहतर अंदाज से डिलीवर किए और मुझे यकीन था कि इसमें मैं बहुत अच्छे नंबर हासिल करूँगा, लेकिन कुछ गलतियों की वजह से मैं इसमें अच्छे नंबर हासिल नहीं कर सका। बीइंग अ टीम कैप्टन, ये मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि टीम के साथ साथ अपनी भी प्रिपरेशन को उस लेवल तक पहुंचाऊं ताकि हमारे जो कंपटीशन था उसमें हम इसको बेहतरीन अंदाज में कर सकें। एज वी स्टार्टेड आवर ट्रेनिंग फ्रॉम लास्ट सितंबर से लेकर अभी तक काफ़ी महीने गुजर गए हैं जिसमें हमने काफ़ी हार्ड ट्रेनिंग की है। दिस इज़ द पॉइंट जिसका हम उस वक्त से इंतज़ार कर रहे हैं और अभी इस जगह पर पहुँच मेरी टीम की मोटिवेशन लेवल काफ़ी हाई है, बट स्टिल देयर इज़ अ फियर ऑफ कंपटीशन दैट वी आर हैविंग। लेकिन वक्त के साथ साथ जैसे ही कंपटीशन स्टार्ट होगा ये फियर रिस्पॉन्सिबिलिटी में चेंज हो जाएगा और इंशाल्लाह वी आर लुकिंग फॉर द गोल्ड मेडल एंड इंशाल्लाह वी विल अचीव इट। रात के अंधेरे में जब हम अपना इन्फिल्ट्रेशन जारी रख रहे थे, एक दुश्मन की पोस्ट से हमारी तरफ फायर आया। Area is cleared. Alpha, move. 60 hours to glory.